नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के इस ऑनलाइन मंच पर हूँ और आंतरिक सुरक्षाओं के अंतर्गत हमने सोशल मीडिया जन्य सुरक्षा चिंताओं पर बात शुरू की थी, जिसका पहला हिस्सा आपने पिछली क्लास में देखा। आज हम सुरक्षा चिंताओं को विस्तार से समझाते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनका निगरानी और नियंत्रण किस तरीके से किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। तो हमारे टॉपिक का नाम है सोशल मीडिया एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। ठीक, इसके पार्ट 1 में हमने मीडिया का अर्थ, मीडिया के स्वरूप, मीडिया की ताकत और मीडिया की विकृति, इलनेस, इन पर चर्चा की और हमने कहा था कि इसी विकृति से सुरक्षा चुनौतियां पैदा होती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सुरक्षा चुनौतियों के विविध रूप कौन से हैं, विविध चुनौतियां कौन सी हैं। ठीक, फिर मीडिया की आदर्श भूमिका क्या हो सकती है, फिर मीडिया यदि ये खराब रूप में आ रहा है मतलब उसकी भी कुछ मजबूरियां होंगी। तो भारत में मीडिया से जुड़ी समस्याएं क्या क्या हैं जिससे मीडिया खुद जूझ रहा है। मीडिया नियमन, ये विचार क्या है और ये किस रूप में लागू होता है, और देश की सुरक्षा के लिए मीडिया कंट्रोल की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इन 5 हिस्सों पर बात की जा सकती है। पर हम बात करें जहां हम मीडिया से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर बात करते हैं, इन्हें अलग अलग रूपों में बांटकर देखा जा सकता है। भाई सुरक्षा है तो देश की सुरक्षा कई रूपों में होती है, तो मीडिया देश की सुरक्षा को कई रूपों में प्रभावित करती है। जैसे पहला, सामरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां, सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां, ये आपको याद होगा हमने आईसीटी में भी किया था। सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां, मनोवैज्ञानिक नैतिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां, क्योंकि यदि मीडिया किसी रूप में हमको भ्रष्ट बना रहा है, अनैतिक बना रहा है, तो ये भी चिंता का विषय। सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सीधा मतलब है जहां मीडिया के माध्यम से देश की सीमाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, देश की गोपनीय सूचनाएं या गोपनीयता का संकट पैदा हो जाए, मीडिया के माध्यम से ठीक वैदेशिक संबंधों में तनाव आ जाए, मीडिया ही लड़ाई करवा दे दो देशों के बीच, ठीक, या मीडिया के माध्यम से आतंकवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद जैसी समस्याओं को महिमा मंडित किया जाए। कहेंगे, ठीक है ना, या फिर मीडिया साइबर असुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को जन्म दे। साइबर इनसिक्योरिटी हमने पूरे विस्तार से पढ़ाया है, साइबर टेररिज्म से लेकर साइबर स्पाई से लेकर साइबर हैक्टिविज्म से लेकर साइबर, ठीक है ना, कम्युनलिज्म से लेकर इनको जन्म दे, तो ये सब देश की सामरिक सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं मानी जाए। मीडिया देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है जब वह आर्थिक जानकारियों को उजागर कर दे, जब वो आर्थिक संस्थाओं के बारे में गलत रिपोर्टिंग करे, बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, जब वो
कॉरपोरेट्स या बड़ी कंपनियों के लिए काम करे, उनकी गलत छवि। तभी तो ये लोग पैसा लेकर भाग गए। मीडिया ने इनको महिमा मंडित करके भगवान बना के रखा था। नीरव मोदी की बात हो, विजय माल्या की बात हो, तो जब वो कॉरपोरेट्स या फिर कंपनियों के लिए काम करें या पर्दे के पीछे से लॉबिंग करें, यानी वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग के माध्यम से मीडिया काम ना करे, या फिर यही मीडिया सोशल मीडिया के यंत्रों के द्वारा फ्रॉड में संलग्न हो जाए, फिशिंग, व्हेलिंग, स्टॉकिंग, ये सब बातें की थी हमने, यानी आर्थिक तरीके से लोगों को, तो ये देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है। सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए मीडिया खतरा तब पैदा करता है जब मीडिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपराधी बनने के लिए प्रेरित होंगे। भगवान बनाकर दाऊद इब्राहिम से लेकर जितने भी हमारे अपराधी हैं, उन अपराधियों को अरुण गवली राजनेता बनाना है ना। बाहुबलियों की कहानी, ठीक, यूपी के बाहुबली, आजकल तो वेब सीरीज चली है बाहुबलियों पर, और उनको रॉबिन हुड की छवि बनाए उनकी, कि भाई हर इंसान के अंदर अच्छा बुरा है, लेकिन जिसने बुरा किया आप उसको रॉबिन हुड की तरह कैसे प्रचारित कर सकते हैं। तो न्यूज़ चैनल से लेकर फिल्मों तक में रॉबिन हुड छवि इमेज बनाकर उन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश की। जहां मीडिया अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह बताएं कि कोई भी अपराधी गर्भ से पैदा नहीं होता, समाज अपराधी बनाता है, यानी समाज को दोषी बना दें कि भाई समाज के कारण हुआ, वरना वो इतने लोगों को नहीं मारता। समाज में यदि ऐसा होता तो सारे ही गरीब अपराधी होते। तो आप उसको दोष मुक्त कैसे कर सकते हैं जो अपराधी है? फिर वो सोशलॉजिकल एस्पेक्ट में चला जाएगा कि व्यक्ति अपराधी क्यों होता है। पर मैं कह रहा हूं कि मीडिया एक पक्ष ही दिखाता है कि कोई भी अपराधी जो है वो बेचारा अपराधी, देश की सुरक्षा खतरे में क्यों नहीं पड़ी। जब अश्लीलता को प्रोत्साहन देता है अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, तो समाज की नैतिकता खतरे में पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सरकार ने बैन किया, नो, वो पोर्नोग्राफी बैन करना चाहती थी, पर मीडिया ने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, पोर्न देखना। तो भारत में बड़े खतरनाक आंकड़े हैं। भारत में कहते हैं 90% लोग पोर्न देखने में संलग्न हैं, और 90% में मेल फीमेल रेशियो भी ठीक ठाक है। ठीक, और मैं तो हर जगह पढ़ाते हुए बोल देता हूँ कि भाई वो 90% में आप ही नहीं होंगे जो लोग पढ़ रहे हो, बाकी तो सब होंगे, तो उसके अलावा तो सभी देख रहे हैं, क्योंकि हमको पता चल रहा है मीडिया में एडवर्टीजमेंट ही ऐसा हो रहा है। पूरी फिल्म में क्या है वो नहीं बताया जाएगा, वो गाना दिखाया जाएगा, वो क्लिप दिखाई जाएगी, जिससे छिपी हुई यौन कुंठाओं को भुनाया जा सके। तो सामाजिक सुरक्षा का खतरा है कि नहीं? तो अपराधियों का महिमा मंडन हो, अपराधियों की राजनीतिक छवि हो, समाज को दोषी ठहराने वाली प्रक्रिया हो, अश्लीलता को परोसने की प्रक्रिया हो, का वस्तुकरण हो, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमन हो, इन सब से सामाजिक सांस्कृतिक सुरक्षा खतरे में पड़ती है। सांस्कृतिक सुरक्षा को खतरे में पहुंचाने के लिए यहीं पर जिम्मेदार हैं फेक न्यूज, हेट स्पीच, जहां किसी धर्म, जाति, समुदाय विशेष के खिलाफ केंद्रित होकर खबरें चलाई जाती हैं। एक्स चैनल जो वाई के खिलाफ बोले, वाई चैनल जो एक्स के खिलाफ बोले, बट वी हैव बोथ काइंड ऑफ चैनल्स विद अस। मैं भी बताया कि एक फिल्म एक्स को कल्प्रेट बताएगी, दूसरा वाई को। मैं ये कह रहा हूं, ये बताने की जरूरत ही क्यों है? अगर ये मीडिया ही है जो राजनेताओं को ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण करने में मदद करता है, अपीजमेंट एंड पोलराइजेशन, और यदि ये ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण करेगा तो ये देश में एकता, अखंडता के लिए हानिकारक है, ये सामाजिक सांस्कृतिक विभाजन को जन्म देगा। ही है जो खोज खोज कर ना हो रहे दंगों की खबरें निकाल रहा है। ये मीडिया ही है जो ना होने को पाने वाले दंगों को करवा दे। देश में गौकशी के जो मामले खोजे गए हैं, मॉब लिंचिंग के द्वारा जो मामले खोजे गए हैं, इनमें उतना उन्माद पैदा नहीं होता यदि मीडिया या सोशल मीडिया इनका साथ नहीं देता। मैं तो ये मानता हूं कि ये जो शब्द है ये मीडिया जन्य शब्द है, लव जिहाद, वरना लव कैसे जिहाद हो सकता है? मीडिया जन्य भावनाएं हैं जिनसे समाज को सांस्कृतिक आधार पर बांटने की कोशिश की गई है, हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक सुरक्षा से जुड़े खतरे भी दिखाई दे।
मीडिया मनोवैज्ञानिक स्तर पर जब जाता है, वैज्ञानिक स्तर पर इस मीडिया से अवसाद, डिप्रेशन जिसको आप बोलते हैं, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन जिसको आप बोलते हैं, लोनलीनेस, भीड़ में अकेला, फेसबुक पे 5000 दोस्त, जरूरत पड़ी तो 5 नहीं, अकेलापन, लोनली क्राउडेड, तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस वैज्ञानिक चिंताएं हैं कि नहीं? ठीक, गेमिंग से जो मन में भाव पैदा होते हैं, तो गेमिंग जन्य मनोवैज्ञानिक कुंठाएं, अश्लीलता जन्य मनोवैज्ञानिक कुंठाएं, वैज्ञानिक स्तर पर भी मीडिया हमें प्रेरित या प्रभावित कर रहा है। और इसीलिए मीडिया से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को सिर्फ यहां पर खत्म नहीं किया जा सकता, इनको मेन फोकस में रखिए, लेकिन कहिए कि ये वाले आयाम भी नकारे नहीं जा सकते हैं। और इसमें एक 5वां आयाम जोड़िए, मीडिया जन्य तकनीकी सुरक्षा की चिंताएं, और इसमें आप विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम्स का उल्लेख, क्योंकि मीडिया का ही एक रूप सोशल मीडिया, तो विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों का संबंध भी तो सूचना संचार तकनीक से है, जो मीडिया का हिस्सा है। जो पिछली क्लास में पढ़ाए सारे साइबर अपराध है, वो सब मीडिया जन्य अपराधों के अंतर्गत या मीडिया जन्य सुरक्षा चिंताओं के अंतर्गत ही शामिल किए जाएंगे। तो एक तरीका तो यह है कि आप बोल दीजिए कि जितने भी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के रूप हमने पिछली कक्षाओं में बार बार पढ़े, 15-20 प्रकार के होते हैं। वाद हो, तस्करी हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, माफिया हो, वो सब मीडिया से प्रेरित होते हैं। हवाला हो, ब्लैकमेलिंग हो, जो बताना, या फिर आप उनको इन अलग अलग हिस्सों में बांट कर बताइए कि मीडिया देश की सुरक्षा को कई तरीकों से घायल कर सकता है, और ये सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बाहरी नहीं, आंतरिक भी। मीडिया की गलत रिपोर्टिंग, सही रिपोर्टिंग से परे, जब मीडिया आतंकवादियों को ये बता देता है कि पुलिस वाले बाजू, अभी पठानकोट इंसिडेंट के बाद एनडीटीवी पर बैन लगाया गया था, जिसके लिए फिर बाद में सब लोग खड़े हो गए थे कि सिर्फ उस पर बैन क्यों हुआ, सारे टीवी चैनल्स ने रिपोर्टिंग की थी। बात सही थी। ये सच है कि मीडिया को ये अधिकार नहीं है, कई बार फिल्मों में नहीं दिखाते हैं कि वो तो न्यूज़ चैनल से देखकर आतंकवादी अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। वो कहते हैं कि रुक जा, मैं टीवी में देख के बता रहा हूँ कि आगे पुलिस वाले क्या करने वाले। ऑन द साइड रिपोर्टिंग के नाम पर आप सुरक्षा एजेंसियों के लोग, जवानों की जान को खतरे में कैसे डाल सकते हैं? तो ऐसी जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा कहाँ से बनता है, और वो कौन सी जनता है इस ऑनलाइन और लाइव रिपोर्टिंग को देखना चाहती है, ये भी चिंता का विषय है। ये सच है कि कई बार ऐसे फ्रॉड केसेस बनाकर गलत लोगों को भी मारा जाता है, लेकिन मीडिया के द्वारा सुरक्षा बलों की कार्यवाही को बाधित करना कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं माना जा सकता। हमारे पुलिस वालों से लेकर सैन्य बलों तक या पैरामिलिट्री फोर्सेस तक, सबको जब वो ग्राउंड पर जाते हैं तो दोहरे मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक विरोधियों के खिलाफ और दूसरा मीडिया को शांत करने के लिए। ये जितने पुलिस वाले आपके आसपास घर परिवार में होंगे, सैन्य बलों के लोग, वो जानते होंगे। और लड़ाई बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि उनसे एग्रेसिव होकर लड़ना है, से काम होकर लड़ना है। ये आपको कितना भी उज्ज्वलित करें, आपको उज्ज्वलित नहीं होना है, और आपने एक धक्का इनको दे दिया तो ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई। तो वो व्यक्ति जो आतंकवादी छुपा हुआ है, वो कहीं से गोली मार दे, इसको गोली लग जाएगी, उस व्यक्ति की मना स्थिति के बारे में सोचिए, जिसको बाजू में आकर कोई रिपोर्टर पूछता है या पूछती है, आतंकवादी अंदर है, वहां से गोली चला रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आतंकवादियों ने लोगों को घेर के रखा है, बच्चों को बंदी बना लिया है, आपको कैसा लग रहा है? आप कैसे इसको रोकेंगे? आप अपने आप को रखिए, आपके मन में भाव नहीं आएगा कि वोटिंग, इस बारे में मीडिया को फिर से चिंता करनी चाहिए, और ये देश की सुरक्षा के लिए डायरेक्ट चिंता का विषय। तो डायरेक्ट चिंता का विषय है, जहां ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम, हिंड्रेंस इन देयर वर्क, अपराध का महिमा मंडन, सुरक्षा बलों की कार्यवाही में बाधा। और एक और चीज जो मीडिया ने इस समय शुरू की है, वो है इमेज डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन राइट्स के नाम। कई मीडिया चैनल्स अब पुलिस, सैन्य बल और सरकार को नकारात्मक दिखाने के लिए हर बार हर स्तर पर ये प्रयास करते हैं कि वो ये दिखाएं कि ये लोग वास्तव में देश के रक्षक नहीं भक्षक हैं, और ये हमेशा मानव अधिकारों के लिए या मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। मैं उन क्या कहेंगे मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ कि यदि आप पुलिस वाले की जगह हो या सैन्य बल का हिस्सा हो, और किसी घर में आतंकवादी छुपा हो,
तो आप उस घर के अंदर जाकर नॉक करके खोल के दरवाजा पूछोगे, भैया आप में से कौन कौन आतंकवादी है, आतंकवादी इस तरफ आ जाओ, घर वाले इस तरफ हो जाओ, आतंकवादी तुमको ठाए, ऐसे मार पाओगे? कोलेटरल डैमेज नाम का शब्द सुना है? कोलेटरल डैमेज गेहूं के साथ घुन पिसता है का सीधा मतलब ये है कि जब वॉरलाइक सिचुएशन होती है उस समय पर पुलिस सैन्य बलों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो फिल्टर कर पाए कि कौन आदिवासी है, कौन नक्सली है, कि वो फिल्टर कर पाए कि कौन आतंकी है और कौन वो घर वाला है। वो ये नहीं समझ पाते कि वो डर के कारण आतंकी को घर में रखा हुआ है या वो खुद आतंकी से जुड़कर उसको घर में रखा हुआ है। इस बात को पहचानने का ना समय होता है ना मजबूरी होती है। और ऐसे में फिर मैंने कहा, यदि वो किसी आतंकवादी को मारने के लिए की मृत्यु हो जाती है उस दौरान, तो वो कोलेटरल डैमेज ही माना जाएगा। उसके लिए उस पर ह्यूमन राइट्स वालों से लेकर न्यूज़ चैनल तक यदि चढ़ेंगे तो वो अगली बार देश की रक्षा के लिए तन मन समर्पित होकर क्यों आगे आएगा? वो बोलेगा मैं देश के लिए इतना लड़ा और आज मेरी इमेज ये बना दी गई है कि मैं हत्यारा हूँ, तो इससे अच्छा मैं अगली बार खड़ा ही नहीं होगा। मीडिया विद देयर ह्यूमन राइट एंगल, आप ये कह सकते हैं, डिमोरलाइजिंग फॉर द मोरल ऑफ आवर पुलिस एंड आर्म फोर्सेस। मीडिया अपने ह्यूमन राइट वाले एंगल के साथ पुलिस बलों के लिए, सैन्य बलों के लिए, मनोबल के लिए घातक या हानिकारक नजर आती है, ऐसा माना जा सकता है। गहन चिंता का विषय, मीडिया को कैसी भूमिका निभानी चाहिए ताकि मीडिया हमारी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाए नहीं बल्कि उन्हें रोकने में, नियंत्रित करने में सरकार और समाज का साथ दे। सो मीडिया हैज टू चेंज। मीडिया को ना सिर्फ अपना चाल चरित्र, चेहरा बदलना पड़ेगा, उसे अपनी भूमिका बदलनी पड़ेगी, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी यदि वो सरकार और समाज के साथ नजर आना चाहती है, वो रक्षक बनना चाहती है, वो सुरक्षा के लिए भक्षक। और यही हमारा अगला हिस्सा है जहां पर हम ये चर्चा करेंगे कि मीडिया से कौन सी भूमिका अपेक्षित है, तो पाने का प्रयास कैसे किया जाना चाहिए ताकि सुरक्षा चिंताएं पैदा ना हो सके। कि आदर्श भूमिका को समझने के बाद उस भूमिका को हम कैसे प्राप्त करें, इस बारे में प्रयास देखेंगे। मीडिया का मतलब है पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया। हमने पिछली कक्षाओं में मीडिया का नेगेटिव रोल देखा था कि मीडिया कैसे गलत काम कर रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यदि ये मीडिया जो है वो अपने दायित्व बोध से जुड़े और निस्वार्थ भूमिका निभाए, वहां पर उल्टा था, वो स्वार्थी हो गई थी और दायित्वबोध से विमुख हो गई थी, तो उसका रोल नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नजर आएगा। तो उसका रोल नेगेटिव नहीं आइडियल नजर आएगा। और इस आइडियल रोल में मीडिया से उम्मीद की जाती है कि मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बनेगा, कि मीडिया जनमत का निर्माण करेगा, कि मीडिया जन सशक्तिकरण का कारण बनेगा। मैं एक एक लाइन में समझा दूंगा, आप सिर्फ पहले जानते जाइए। एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, कि मीडिया जन आंदोलनों का वाहक बनेगा, मीडिया समाज के लिए प्रेरक बनेगा, कि मीडिया कुरीतियों से संघर्ष करेगा, कि मीडिया वंचितों का संरक्षक बनेगा, ठीक, मीडिया नैतिकता का वाहक बनेगा, सही बातें हमको सिखाएगा, वैज्ञानिक सोच से जोड़ेगा, आधुनिकीकरण से जोड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन से। जन इच्छाओं को सरकार तक लेकर जाएगा। मीडिया सरकार की सीमाओं को जनता तक पहुंचाएगा, यानी मीडिया जनता और सरकार के बीच सेतु बन जाएगा, ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, ठीक। सरकार की कमियों को उजागर करेगा, इसीलिए तो है वो, चाटुकारिता के लिए थोड़ी है। मीडिया सरकार की कमियों को उजागर करेगा, ठीक है, या मीडिया पत्रकारिता के द्वारा समाज की कमियों को उजागर करेगा।
भ्रष्टाचार को बाहर लाएगा, अनैतिकता को बाहर लाएगा। कहते ना, कौन सा जर्नलिज्म कहेंगे इसको? इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म। तो खोजी पत्रकारिता के द्वारा सरकार की कमियों को, ये मीडिया ही है जो सरकार, समाज और जनता को उनके दायित्व बोध से जोड़ेगा। सरकार को ये कहेगा कि डीपीएसपी का पालन करो, और समाज और जनता को कहेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करो। अब तो आप समझ पा रहे हैं, कहेगा कि डीपीएसपी के अनुरूप चलो, और जनता समाज से कहेगा कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करो। तो कुल मिलाकर ये मीडिया ही है जिससे हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सरकार से सवाल पूछेगा, क्योंकि जिंदा नस्लें सवाल पूछती, से सवाल पूछेगा, से सवाल पूछेगा, उनकी कमियों को उजागर करेगा, उनसे कहेगा कि आप अपना काम, अपना दायित्व निभाने में सफल क्यों नहीं। मीडिया ऐसा करता है। ये मीडिया से उम्मीद है कि वो अपना गैर सरकारी चरित्र बनाए रखेगा, और गैर सरकारी चरित्र का मतलब है वो सरकार से कोई सेवाएं सुविधाएं नहीं लेगा, सरकार से पैसा, मुफ्त की जमीन, टैक्स में छूट नहीं लेगा, वरना सरकार मुफ्त में कुछ नहीं देती। इस मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रक्षा के लिए लड़ेगा कि आप कैसे मेरा अधिकार छीन रहे हो। गोदी मीडिया होने से बचे, वो राजनीतिक हस्तक्षेप से अपने आप को दूर रखेगा। क्या आप मेरी निगरानी, मेरा नियंत्रण नहीं कर सकते, मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। प्रेस सेंसरशिप, मीडिया सेंसरशिप के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। कुल मिलाकर उससे ये उम्मीद की जा रही है कि वह सरकार से कहेगा कि आप मुझे मत बताओ, मैं अपनी जिम्मेदारी जानता हूं। वो सेल्फ रेगुलेशन से, यानी स्वनियमन से काम करेगा। और यदि मीडिया ऐसा करता है तो तभी मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनेगा। ये प्रश्न बन सकता है, हाउ यू कैन मेक मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप कह सकते हैं मीडिया कैन बिकम द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जब वो किसी मुद्दे के खिलाफ जनमत के निर्माण में सहायक होता है, और जनमत का निर्माण वो ऑथेंटिक सर्वे से कर सकता है कि क्या वास्तव में देश की जनता सीएए, एनआरसी के खिलाफ है या उसके साथ है, 370 के प्रति जनभावनाएं क्या हैं, नोटबंदी के खिलाफ जनभावनाएं क्या हैं, या अभी लॉकडाउन के संदर्भ में जनभावनाएं क्या हैं। वो जन सशक्तिकरण का वाहक है, क्योंकि मीडिया लोगों को सूचित करेगा, और सूचित समाज सशक्त समाज है। वो जन आंदोलनों का प्रेरक है। जेपी के आंदोलन में प्रेस की भूमिका से लेकर अन्ना के आंदोलन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। तो भारत में जो दो बड़े सिविल सोसाइटी आंदोलन हुए हैं, दोनों में मीडिया ने ही भूमिका निभाई है और सत्ता बदलवाई है। सिंहासन खाली करो, जनता आती है, इसका वाहक मीडिया ही रहा। का मतलब है मीडिया अलग अलग क्षेत्रों के विद्वानों को, विशेषज्ञों को सामने लाकर, पॉजिटिव चीजों को सामने लाकर, वो समाज सेवियों को सामने लाए, वो वैज्ञानिकों को सामने लाए, ठीक, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े लोगों को सामने लाए। और यदि मीडिया ऐसे अच्छे लोगों को सामने लाता है तो मीडिया सही लोगों को देश के सामने लाकर लोगों को मोटिवेट कर सकता है कि वो भी इन पॉजिटिव कामों के लिए आगे आए। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो अंधविश्वास, कुरीतियां, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, दलितों के खिलाफ अत्याचार, इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक आह्वान करे। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो वंचित वर्गों को, ठीक है, आगे लाए। जैसे निर्भया केस में मीडिया ने जो भूमिका निभाई वो बहुत ट्रिमेंडस या प्रभावी भूमिका थी, तो उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए। नैतिकता का वाहक है, मतलब मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि वो जनता को सही गलत से परिचित करवाए, क्योंकि हर प्रकार की जनता मीडिया से प्रेरित होती है, और जो कम पढ़ी लिखी, कम समझदार जनता है, उस जनता के लिए मीडिया जो कहती है वही सच होता है। इसलिए मीडिया सत्य निष्ठा से काम करे, इंटीग्रिटी से काम करे, ये जरूरी है। वो हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, मॉडर्न माइंडसेट के साथ आगे बढ़ाए, ताकि हम समय के हिसाब से बदलें, समय के हिसाब से आगे बढ़ें। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सरकार और जनता के बीच सेतु की तरह काम करे, न सरकार का एजेंट बने, न सरकार के खिलाफ विद्रोह। सरकार का एजेंट बनने की जरूरत है आपको, न सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की। यू आर अ मैसेंजर, मीडियम, और मीडियम के रूप में ही आप रहिए। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सरकार की गलतियों को उजागर करे, क्योंकि यदि सरकार की गलतियों को मीडिया भी उजागर नहीं करेगी तो कौन करेगा? फिर तो सरकार अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगी। मीडिया पर इतने सारे आरोप इसीलिए लगते हैं क्योंकि मीडिया कुछ गलत होता है तो विपक्ष से सवाल पूछती है। यदि विफल हुई तो उन्होंने
ये सवाल नहीं पूछा कि भाई आपने इसको सही ढंग से एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया। उन्होंने ये सवाल पूछा कि तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है, तुमने रखा हुआ था। कोई निर्णय गलत हुआ तो तुरंत से उसको राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह के चाशनी में पिरो दिया जाता का मतलब यह है कि आप कि किसी की डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना आप ना हो सकने वाले अपराधों के बारे में जानकारी दें, ताकि भविष्य में उन अपराधों का संज्ञान लिया जा सके। दायित्व बोध से जोड़ना बहुत जरूरी है। जनता को ये बताना, सरकार को ये बताना कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, इसके लिए मीडिया को रोज काम करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के संदर्भ में हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक, और आगे जाएं तो सवाल पूछना, गैर सरकारी चरित्र बहुत जरूरी है। आप जिसकी रोटी खा रहे हैं उसके खिलाफ कैसे बोलोगे? और इसीलिए कम से कम इतना तो कोड ऑफ कंडक्ट बना लो कि मीडिया चैनल्स के मालिक सक्रिय राजनीति में नहीं होंगे। जो समाज को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, और सरकारी मीडिया भी निष्पक्ष हाथों में होगा। जब तक आप प्रसार भारती से लेकर प्राइवेट न्यूज चैनलों को राजनेताओं से परे नहीं करेंगे, मीडिया निष्पक्ष नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे मीडिया पर इतने सवाल उठते हैं, और इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लगातार नीचे जा रहे हैं। मेरी जानकारी में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और इस सूचकांक में, अब मैं अभी की बात करूं, आप ये मान लीजिए कि पिछले 3 सालों में लगातार गिरावट दर्ज की गई। ठीक, 2019 के यदि आंकड़े लेंगे तो पिछली 2019 की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि 138 से 140वें पायदान पर हम आ गए। और बड़े शर्म की बात होगी कि हम यहाँ पर हमारे सार्क पड़ोसी देशों से भी पीछे, और ये गिरावट पिछले कुछ समय में ज्यादा दर्ज की गई है कि हमारी मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है। मीडिया ही सरकार के नियंत्रण को वो देगी। जैसे सरकार कोई बिल लाने वाली है जिसके तहत मीडिया की खबरों को फिल्टर करेगी, मीडिया की खबरों को नियंत्रित करेगी, और मीडिया का तबका ही उसमें 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तो भगवान मालिक है। अंग्रेजों के समय कम से कम ये तो था कि अंग्रेजों की प्रेस सेंसरशिप के खिलाफ पक्ष विपक्ष सब एक साथ लड़ता था। चिंतनीय विषय है। मीडिया वास्तव में सरकार का प्रवक्ता बनकर काम ना करे, वरना ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक सेटअप का अंतर खत्म हो जाएगा। ये तो नॉर्थ कोरिया और रशिया और चाइना का मीडिया बन जाएगा, जो सरकारी मीडिया और निजी मीडिया में कोई अंतर ही नहीं होता है। तो इसलिए हमने कहा कि मीडिया कैसे चरित्र बनाकर रखे, गैर सरकारी चरित्र बनाकर रखे, ये बहुत जरूरी है। और राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहे। जो सोशल मीडिया से लेकर नॉर्मल मीडिया में कहानियां तैरती रहती हैं कि अभी पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी का मामला बहुत तूल पकड़ा था, जिसमें उन्होंने कोई कार्यक्रम चलाया था जिसमें छत्तीसगढ़ की किसी किसान महिला की आय दुगनी हो गई कि उन्होंने सही रिपोर्टिंग कर दी थी, और उसके बाद एडिटर से लेकर टीवी चैनल पर दबाव बना। और कई लोग अंदर खाने ये कहते हैं कि बदला कुछ भी नहीं है, पिछली सरकार जो थी उसमें संदेश भेजे जाते थे, अभी आदेश भेजे जाते हैं। संदेश और आदेश का भाव एक ही है, थोड़ा ध्यान से। ये कहा जाता था कि मैडम के खिलाफ कुछ लिखा तो देख लेता, अब ये कहा जाता है कि सर के खिलाफ कुछ लिखा तो देख लेता। यदि 21वीं सदी में, जहां हम यूपीए 1-2 और एनडीए 1-2-3 जो भी आप सरकार बोलें कि नई सरकारों को देख रहे हैं, 2 कार्यकाल यूपीए के और 2 कार्यकाल एनडीए के, और दोनों का मूल भाव यही है कि अपने अपने तरीके से वो ये कह रहे हैं कि हुक्मरानों के बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे, सत्ताधीशों के बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे, तो मीडिया किसके बारे में बात करेगी? देखिए ट्रंप के साथ कितनी ओपन बहस होती है अमेरिका के मीडिया की, इसलिए हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इतना पीछे। चाटुकारिता मीडिया का फोटे नहीं, और यदि मीडिया चाटुकार हो जाएगी तो फिर वो चौथा स्तंभ नहीं रहेगी और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। चाटुकार ना हो, पूर्ण विरोधी हो, ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए हमने कहा मीडिया को सेतु और संतुलित भूमिका में होने की जरूरत है, और ये सेतु और संतुलन की भूमिका ही उसकी आदर्श भूमिका मानी जा सकती है। तो मीडिया की जितनी बुराइयां मैंने बताई थी 15, 20, 30, और ये 15, 20 मैंने उसकी अच्छाइयां बताई हैं, इन अच्छाइयों बुराइयों से लेकर आप मीडिया निबंध को धूमधाम से खींच सकते हैं। इससे में हम ये बात करें कि भाई मीडिया की ये आदर्श भूमिका है, लेकिन मीडिया इस आदर्श भूमिका का निर्वहन क्यों नहीं कर पा रहा है? कि मीडिया की समस्याएं होंगी, ऐसा तो नहीं है कि मीडिया को नहीं पता कि उसकी अच्छी भूमिका क्या है या उसकी आदर्श भूमिका क्या है, व्हाट इज द आइडियल रोल ऑफ मीडिया। मीडिया को तो पता है कि उसका आइडियल रोल क्या है। सो व्हेन मीडिया नोज दैट व्हाट इज देयर आइडियल रोल, देन व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम विद मीडिया इन डूइंग दैट ड्यूटी। यानी मीडिया अपनी आदर्श भूमिका से विचलन
क्यों और कैसे दर्शा रहा है, कैसे में उसके सारे नेगेटिव रूप बता देना जो पीछे मैंने आपको बताए थे, बिकाऊ हो गया है, भड़काऊ हो गया है, एंड सो ऑन। यहाँ एन नंबर ऑफ बुराइयां मैंने बताई। प्रश्न ये नहीं है कि मीडिया अपनी आदर्श भूमिका से क्यों डिगा या कैसे डिगा, वो तो दिख रहा है क्यों डिगा, क्योंकि मीडिया की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। फिर वही बात, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई गलत नहीं होता। अरे मीडिया की सबसे बड़ी समस्या इस समय यह है कि वह सरकारी नियंत्रण से बाहर नहीं। भी हमारे पास मीडिया रेगुलेशंस से जुड़े बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं, ठीक, केबल टीवी नेटवर्क रूल्स से लेकर बहुत सारे सरकार के पास इतने अधिकार हैं। अभी देखा गया था कि वो मास्टर स्ट्रोक नाम का एबीपी न्यूज़ का पूर्ण प्रसून वाजपेयी का जो वो था जिसमें सरकार की योजनाओं की सच्चाई बताई जाती थी, उस दौरान ब्लैकआउट होने लगा था। ब्लैकआउट होने लगा था मतलब 9 बजे से 10 बजे के बीच जब वो आता था तब एबीपी न्यूज़ में स्क्रीन काली हो जाती थी। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है पता करने के लिए, ये इतिहास कोई नया नहीं है। जी ने आपातकाल के दौरान संचार मंत्री को बदल दिया था सूचना प्रसारण मंत्री को, क्योंकि उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया था कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई भी खबर को प्रसारित होने से रोकने से इनकार कर दिया। मतलब जो पुराने संचार मंत्री थे उन्होंने ये कहा था कि नहीं, आई कैन नॉट प्ले इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, और मैं कुछ खबरों को फिल्टर नहीं करूंगा। तब संजय गांधी ने उसको बदल के विद्याचरण शुक्ल जी को संचार मंत्री बना दिया था, जिन्होंने एब्सोल्यूट फिल्टरिंग की थी खबरों की। सरकार के खिलाफ खबरें नहीं जानी चाहिए। आज के समय में भी सरकार के पास बाकायदा एक विंग काम करता है। अब ये फिर वही अंदर खाने की बातें हैं, जहां 28-29 लोगों की एक टीम बनाई गई है जिसका काम ही यह है कि कौन सा कंटेंट मीडिया में दिखाया जाएगा, कौन सा नहीं दिखाया जाएगा। यदि कोई कंटेंट मीडिया में सरकार के खिलाफ दिखाया जा रहा है तो उसको कैसे समझाया जाएगा, नहीं समझेगा तो धमकाया जाएगा, और नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाएगा। कंट्रोल के कारण ही हम प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में इतने पिछड़े हुए हैं। अब जब मीडिया को पता है कि आप सरकारी नियंत्रण से बाहर नहीं हैं, आप पर बार बार हस्तक्षेप किया जाएगा और आपको, आप चाहो ना चाहो, गोदी में बैठना पड़ेगा। यदि गोदी में नहीं बैठे, टांग दे। मीडिया निष्पक्ष कैसे बनेगा, इम्पार्शियल कैसे बनेगा? मीडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की है। हमारे यहां मीडिया जो है, ठीक, लैंड की बात हो, टूल्स की बात हो, फैसिलिटीज की बात